हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज पहले पार्ट में पढ़ेंगे कि हम रिस्क क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। वैसे रिस्क बराबर होता है हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क प्लस सिस्टमेटिक रिस्क। जब आप इन दोनों रिस्क को जोड़ देते हो तो आपका टोटल रिस्क बन जाता है। नॉर्मल सी बात है। हमने जब हमारे बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं पोर्टफोलियो में, तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक रिस्क और एक रिटर्न। और हमारी पूरी बुक इन्हीं चीज़ों पे मूव कर रही है, क्योंकि अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो वो बिना रिस्क के तो हो ही नहीं सकता। जहाँ पे अच्छा रिटर्न होगा वहाँ पे रिस्क तो मूव करेगा। एक कहें तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो दोनों एस्पेक्ट्स को लेके चलता है, हमारा रिस्क को भी और रिटर्न को। जो इन्वेस्टर है, ठीक है, वो अगर अच्छा रिटर्न चाहता है तो उसे रिस्क को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करता है इन्वेस्टर, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाता है सिक्योरिटी का, जिससे वो है ना रिस्क को फेस कर पाए और अपनी जो प्रेफरेंसेस है रिटर्न को लेकर वो भी पूरी कर पाए। इसके लिए वो क्या करता है, ऐसी सिक्योरिटी चूज करेगा जो उसके रिटर्न को मैक्सिमाइज करे और रिस्क को मिनिमाइज करे। तो हम सबसे पहले समझते हैं रिस्क है क्या। तो कहते हैं रिस्क को डिफाइन किया गया है वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न में जब बदलाव आ जाए, आपने जैसे सोचा हो कि मेरे को इस इन्वेस्टमेंट से 5 लाख का फ़ायदा होगा, लेकिन वो कम हो जाए, तो वो आपका क्या है, रिस्क है। इट इज़ चांस ऑफ एक्चुअल रिटर्न, जो आपको एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से, वो ठीक है। तो रिस्क का मतलब होता है डिविएशंस आना आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से, वो सब क्या कहलाते हैं, आपका रिस्क। रिस्क को दो पार्ट में बांटा गया है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक तो हो गया जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, मतलब जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, अनकंट्रोलेबल हो। जबकि अनसिस्टमेटिक हो गया जो इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, मतलब जो यूनिक हो, जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फर्म से बिलोंग करे। तो अब हम अलग अलग समझते हैं कि सिस्टमेटिक क्या है और अनसिस्टमेटिक क्या है। तो एक टाइप से कहे तो जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है ना, वो हमारा पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से, मतलब पूरे मार्केट से रिलेट करता है। ठीक है, पूरे मार्केट से रिलेट करता है। जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, लाइक एज पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशियोलॉजिकल चेंजेस, ये सारे हमारे सिक्योरिटीज मार्केट को अफेक्ट करते हैं। मतलब देखो, हमने पढ़ा है, इन्वायरमेंट पढ़ते थे जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो सभी आ जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो मतलब एक इन्वेस्टर होता है उसके रिटर्न को अफेक्ट करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क में। एक टाइप से कहे तो ये अननोन रिस्क होते हैं, या आप इनको नॉन डाइवर्सिफिएबल भी रिस्क बोल सकते हो, क्योंकि आप इनको ना डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होते हैं। इनको आप कम तो कर सकते हो, लेकिन कम्प्लीटली मतलब इलिमिनेट नहीं कर सकते, ये हमेशा बने ही रहते हैं। इनको हम 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। अब आता है मार्केट रिस्क, इंटरनल रेट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। ये तीनों किसके पार्ट है, ये हमारे सिस्टमेटिक रिस्क के पार्ट है। तो मार्केट रिस्क क्या हो जाता है, जैसे भाई हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे हमने भाई सिक्योरिटीज़ वगैरह लिस्ट होती हैं, तो उनके प्राइसेस में जब मतलब कॉन्स्टेंट फ्लैक्चुएशंस वगैरह आते हैं तो वो हमारा मार्केट रिस्क कहलाता है। जैसे कभी तो बुल पीरियड आ जाए, कभी बियर। बुल का मतलब होता है जब प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं, और बियर होता है जब मार्केट है ना, वो जो स्टॉक एक्सचेंज वो बिल्कुल डाउन में चला जाए, प्राइसेस गिर जाए। तो मार्केट रिस्क क्या होता है, वो रिस्क जो कॉन्स्टेंट या कंसिस्टेंट फ्लैक्चुएशंस के कारण अराइज होता है। किन में, जो भी सिक्योरिटीज़ के शेयर्स वगैरह के जो भी प्राइसेस होते हैं उनमें। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क कहता है कि ये क्या होता है कि जो हमारी रेट है, मतलब जो रिस्क की रेट है, उसमें अनएक्सपेक्टेड एकदम से चेंज आ जाए। मतलब आपने सोचा था कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आप सोचा भी नहीं, उससे ज़्यादा अफेक्ट कर गया वो, उससे ज़्यादा अलग प्रकार के चेंजेस जो आपने सोचे भी नहीं थे, और वो नेगेटिवली अफेक्ट करे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, तो वो कहलाते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब अननोन चेंजेस हो, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो, आपने सोचा भी ना हो, और वो जो चेंज है ना वो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कैसे अफेक्ट करे, नेगेटिवली, तो हमारे कहलाएंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी एकदम से बढ़ जाए या घट जाए, ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर। तो इंटरेस्ट रेट भी किस पर डिपेंड करती है, मैच्योरिटी पीरियड के टाइम पर। जितना ज़्यादा बड़ा पीरियड होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलती है और फ्लैक्चुएशंस कम आते हैं प्राइस में। शॉर्टर पीरियड में फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, तो फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होंगे तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरीके से अफेक्ट कर, जो वो नेगेटिवली अफेक्ट करे तो हमारे लिए क्या होता है, खतरनाक होता है, मतलब एक टाइप से लॉस की सिचुएशन क्रिएट करता है। इंटरेस्ट रेट किन किन से अफेक्ट होते हैं, जैसे बॉन्ड रिटर्न, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बॉन्ड रिटर्न क्या होता है, फ्लैक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट रेट्स आर काज्ड बाय चेंजेस इन द गवर्नमेंट monetary policy and changes that occur in the interest rate of the government bond that cause changes in the bond price of it return। bond return मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह है उनके चेंजेस के कारण अकर हो रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम बॉन्ड रिटर्न।
और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, द राइज और फॉल ऑफ द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, जो मतलब इंटरेस्ट रेट में जो बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, उसके कारण कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है, जैसे आपने पैसा उधार पर लिया है तो आप उसको इंटरेस्ट भी तो दोगे एक टाइम के बाद। और फिर है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या होता है, जो आपके पैसा है वो आप दे के जो वस्तु खरीद रहे हो वो आपकी परचेजिंग पावर है। ये किसके द्वारा ज़्यादा इफेक्ट होती है, हमारे इन्फ्लेशन के द्वारा इफेक्ट होती है। पहले तो हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन होता है जब कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट इंक्रीज होता है हमारे जो भी वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जो भी हमारी कमोडिटी वगैरह होती है उनके प्राइसेस में। ये दो प्रकार का होता है मेन, तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं इसकी, स्टैगफ्लेशन ये सब, लेकिन ये मेन दो पार्ट में बांटा गया है, डिमांड और कॉस्ट। डिमांड पुल तो ऐसी सिचुएशन होती है जब मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाए लेकिन सप्लाई हमारे पास ना हो, तो क्या होगा, कमोडिटीज़ के प्राइस हमेशा बढ़ जाएंगे। और कॉस्ट पुल क्या होता है कि जैसे आप जिन भी इनपुट्स का यूज करके अपना सामान बना रहे हो उन इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, कमोडिटी की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो परचेजिंग पावर रिस्क है वो मतलब किसके द्वारा इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन से। और इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो इन्वेस्टमेंट को लेकर चलते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करते टाइम, ये भी एक रिस्क की तरह ही होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क यूनिक रिस्क होता है, एक टाइप से कहे तो ये एक पार्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। ये एक टाइप से कहे तो हमारा इंटरनल होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भाई स्ट्राइक वगैरह कर दी वर्कर्स ने, ठीक है, तो वो हम कंट्रोल कर सकते थे अगर हम वर्कर्स की डिमांड वगैरह पूरी कर देते, उनको सेटिस्फाई रखते। तो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो यूनिक होता है और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फर्म से बिलोंग करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर बात आती है हमारे जैसे कि मतलब जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या है, कहता है कि देखो एक बिजनेस हमेशा क्या चाहता है कि मैं फ्यूचर में कुछ ना कुछ अर्न करूं, मतलब जो पैसा मैंने लगाया है, मैंने जो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है उससे कुछ ना कुछ मेरे को अर्निंग हो, लेकिन हमें तो पता है फ्यूचर तो अनसर्टेन है। तो कहता है बिजनेस रिस्क का आज किया जाता है जो भी ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का उसके द्वारा, मतलब नॉर्मल सी बात है, वेरिएशंस तो आते हैं आपने जो सोचा हो और उसके अलावा कुछ अदर जो डिफरेंसेस आए। तो बिजनेस रिस्क किससे रिलेटेड है, आपका जो रिवेन्यू है वो और जो अर्निंग बिफोर बिफोर इनकम टैक्स, मतलब आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया उससे पहले की जो अर्निंग है और जो एक्चुअल रिवेन्यू है उनको बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका बिजनेस रिस्क को डिनोट करता है। बिजनेस रिस्क को इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्ट्स में बांटा गया है। तो इंटरनल तो वो हो गया ऐसा रिस्क जो हमारे बिजनेस के अंतर्गत ही अराइज होता है, हमारे बिजनेस के ही मतलब एक्टिविटीज़ के कारण होता है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एक बिजनेसमैन कैसे डिसीजन वगैरह लेता है, एक टाइप से कहे तो उसकी ऑपरेशनल इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। जैसे इसके लिए अगर इंटरनल बिजनेस रिस्क है, हमसे एग्जांपल पूछे तो लेबर स्ट्राइक, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, ब्रेक डाउन होना, मशीन वगैरह का रुक जाना। और एक्सटर्नल में जो एक्सटर्नल होते हैं जो कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है, जिनको हम ना मिटिगेट नहीं कर सकते लेकिन हाँ कम कर सकते हैं अगर अच्छे से हम पॉलिसीज़ वगैरह बनाएं या अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसिस में होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण होते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क रेफर करता है जो भी इनकम आ रही है जैसे डेब्ट से, कैपिटल वगैरह से, उसमें अगर कोई चेंजमेंट आ जाता है। फाइनेंशियल रिस्क एक टाइप से कहे तो जो इक्विटी फंड्स हैं, बोरोड फंड्स हैं, उनके कारण जो चेंजमेंट के कारण जो आपकी इनकम में बदलाव हो रहे हैं उसके कारण होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क था जिसके अलग अलग टाइप्स थे, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, अगर दोनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टोटल रिस्क बन जाता है। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे मेजरमेंट की, जो रिस्क है उसको मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। रिस्क मेजरमेंट में हमें क्या दे रखा है, देखो नॉर्मल सी बात है, रिस्क मेजरमेंट मतलब ये होता है कि भाई आप पैसा लगा रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर मतलब कम रिटर्न मिलेगा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब किस किस प्रकार का रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मतलब एक टाइप से रिस्क तो वही होता है ना कि जो आपने मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या था और एक्चुअल में जो रिटर्न मिला उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा रिस्क ही कहलाता है। तो रिस्क क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस एक्चुअल रिटर्न। ठीक है, तो ये तो हमारा रिस्क होता ही है। अब आता है मेजरमेंट। तो जो रिस्क को मेज़र करने का तरीका होता है वो एक स्टैटिस्टिकल मेज़र है। इसके 5 तरीके बताए गए हैं, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फ़ा, आर स्क्वेयर्ड, शार्पी, रेशो। तो बीटा क्या है, बीटा एक मेजरमेंट है जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वेलोसिटी का, मतलब उस पर क्या रिटर्न वगैरह मिल रहा है। जो बीटा होता है उसको मतलब अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखो हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के रिस्क थे, एक सिस्टमेटिक और एक अनसिस्टमेटिक। तो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके द्वारा, डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा।
लेकिन जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है ना उसको कंट्रोल करना, मिटिगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसमें हमारी हेल्प करता है बीटा। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो, आप ना भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे 2 स्टॉक मार्केट हैं, क्या क्या, ए और बी, ठीक है। 2 स्टॉक एक्सचेंज मतलब 2 हैं, ए और बी। तो आपको ये देखना है कि कौन सा लेस रिस्की है, तो इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा जानने में, बीटा, ठीक है। तो बीटा वो होता है जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको कम करने में, उसको मिटिगेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि बीटा किस में लाई कर रहा है, मतलब अगर बीटा 1 के बराबर होता है ना, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो बिल्कुल वोलेटाइल है मार्केट के, मतलब वो ये समझा जाता है कि वो बिल्कुल मार्केट के साथ चल रहा है। अगर मार्केट में इंक्रीज़ होगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर उसमें डिक्रीज़ होगा प्राइसेस वगैरह में तो ये भी डिक्रीज़ होगा। बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये माना जाता है ये मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा चेंजेस, मतलब ज़्यादा जल्दी से इसमें चेंजमेंट आएंगे, और अगर बीटा 1 से 0 के बीच में है तो ये होगा कि लेस वोलेटाइल है मार्केट से। और बीटा अगर 0 से रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं ये अनकोरिलेटेड है मार्केट से, मतलब मार्केट के साथ कोरिलेशन अच्छे से नहीं हो रहा। और अगर बीटा है वो मतलब उस सिचुएशन में जब 0 ज़्यादा हो बीटा तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड बोला जाता है मार्केट से, मतलब ये अलग अलग रिलेशंस को शो करता है, ठीक है। जैसे एक अगर कंपनी है उसका बीटा ज़्यादा होता है ना तो वो ज़्यादा रिस्क को शो करती है उसके रिटर्न से, ठीक है। मतलब अगर रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा होगा, हमने यही तो कंसेप्ट पढ़ी है कि जो रिस्क और रिटर्न वो एक साथ चलते हैं, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होगा। फिर आता है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा मेज़र करता है जो भी रिस्क रिलेटिव है मार्केट के साथ और सिलेक्ट करता है एक बेंचमार्क इंडेक्स। तो अल्फ़ा क्या होगा, लगा लो आपने जो बेंचमार्क सेलेक्ट किया था, लगा लो 1 सेलेक्ट किया था, अगर उससे आपके फंड्स कम हैं तो अल्फ़ा बोला जाएगा नेगेटिव, और अगर आपके फंड उस बेंचमार्क 1 से ज़्यादा हैं तो आपका अल्फ़ा बोला जाएगा पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर हमसे कोई मीनिंग पूछे तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। कि जो हमारा वेरिएंस होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर करता है कि कितना रिटर्न मिल रहा है हमें इन्वेस्टमेंट पे इज डिवेटिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब जो आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया और आपको एक्चुअल में जो मिला उसके कारण जो भी डिविएशंस वगैरह आए हुए हैं उन चीज़ों को मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इसको हम कम्प्लीटली एक बड़ा टूल तो नहीं कह सकते जो मेज़रमेंट में हेल्प करे, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है रिस्क वगैरह को मेज़र करने में, ठीक है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना उसको जब हम मेज़र करते हैं तो हम 2 चीज़ों को ही देखते हैं, एक तो रियलाइज्ड रिटर्न और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। एक तो रियलाइज्ड रिटर्न और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर हमसे कोई पूछ ले कि आपको रियलाइज्ड रिटर्न निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, एक मिनट। तो देखो रियलाइज्ड रिटर्न के लिए हमारा फॉर्मूला होगा 1/n-1 सिग्मा आर पी ई माइनस आर पी का स्क्वायर और उसका 1/2, ठीक है। ये है हमारा रियलाइज्ड रिटर्न का फॉर्मूला। और अगर हमसे कोई पूछ ले कि एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या फॉर्मूला होगा तो वो आप क्या लिख सकते हो, देखो ये होगा हमारा अंडर रूट सिग्मा एन टी इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई आर पी टी माइनस ई आर पी का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा, मैं इसके लिए अलग से मतलब लिख के डाल दूँगी। शार्प रेशियो क्या होता है, ये मेज़र करता है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को कंसीडर करके उसके एसोसिएटेड को, भाई जो इन्वेस्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उससे रिलेटेड रिस्क को चेक करके ये पता करता है। और आर स्क्वायर तो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, एक टाइप से 0% से 100% के बीच में लाई करती है, ठीक है। जो हमारा बीटा है, बीटा इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू ये बोल सकते हो कोवेरियांस ऑफ आर एस आर एम अपॉन में वेरायंस आर एम। यहाँ पे जो ये आर एस है ये तो रिटर्न ऑन स्टॉक दिखाता है और ये जो आर एम है ये दिखाता है रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स।
इसके अलावा भी इसका एक और फॉर्मूला होता है बीटा को निकालने का, जो हम रिग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाते थे, मतलब कोरिलेशन रिग्रेशन वाला जो हमारे बीकॉम में स्टैटिक्स में आता है, उसकी हेल्प से भी हम बीटा को मेज़र कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होता है निकालने का। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हो। मतलब रिस्क को मेज़र करने के लिए हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट 5 मेज़र दिए गए थे। फिर एक चीज़ मैं भूल गई कि जो बीटा होता है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले बीटा का यूज़ कहाँ पे होता है, तो जो बीटा है ना वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, CAPM। CAPM मतलब कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। CAPM मतलब कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। ये आया था 1960 में विलियम शार्पीज के द्वारा। ये मॉडल रिलेशनशिप दिखाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो सिस्टमेटिक रिटर्न होता है उसके बीच में, और सिक्योरिटीज़ को वैल्यूएट करता है। तो यहाँ पे भी बीटा का यूज़ किया जाता है, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हो। ये हमारे रिस्क को मेज़र करने के अलग अलग तरीके थे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।